स्टूडेंट माइंड बूस्टर, आपका दिमाग एक्टिव ही रहता है, आपका दिमाग काम कर रहा होता है। मतलब ओएमआर आप भरते ही है, तो ओएमआर फीलिंग होनी कैसे चाहिए? परफॉर्मेंस ड्रग, इंटरमीडिएट होनी चाहिए या फिर एट लास्ट होनी चाहिए ना? ये तो दिमाग में सेट कर लेना भाई। अगर तुक्का सीखने यहां तक आए हो तो यहां से चले जाओ। बहुत भयंकर तरीके से भर दिया उसको, और भरते भरते उसको छेद कर दिया ओएमआर में। फिजिक्स में 3 स्टेप से ज्यादा चली गई है तो आप गलत कर, बाई डायरेक्शन। तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, बी एंड सी ऑप्शन, प्ले अकॉर्डिंग टू बॉल, मोमेंटम सब कुछ है। ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम ना। पेपर मस्ट बी इन द मल्टीपल राउंड्स। ग्लूकोज तो क्या लिखूं? चीनी भी नहीं है, अपने राजस्थानी में चीनी। बॉडी करंट मिसिंग है या फिर माइंड करंट मिसिंग है, और छेद करने के बाद उसको लेके घूम रहे हैं, सुदर्शन चक्र बन गया रहे। बेसिक सी बात है कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तो कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ये आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा गोल है कि हिंदुस्तान के बच्चों को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर एक तरीके से परिवर्तित करके वो बनाया जाए जो वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक पीओ, जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मतलब ये YouTube के इतिहास का सबसे महानतम प्रयास है मेरा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि महानतम वीडियो है, जो मेहनत मैंने कर ली वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरा महानतम प्रयास है। पेपर का दिन, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और वो मैं खराब नहीं कर सकता। मुद्दा है पेपर का दिन। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको बता ही चुका हूं कि आज इस सेशन में क्या क्या है, उसका आइडिया मैं आपको दे चुका हूं। तो अब पूरे फोकस से, पूरी शिद्दत से चीजें आपको देखनी है और समझनी है। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर जोड़ा जाए। मैं देखता हूँ कि भारत में जब मैं कुछ अच्छा प्रयास करने की कोशिश करता हूँ तो भारत के लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन कोई बकवास स्ट्रीमिंग चल रही होती है तब हजारों लोग देखने के लिए तैयार बैठे होते हैं। खैर वो उनकी चॉइस है, ये सब वीडियोस लोग बाद में भी लाखों की संख्या में देख लेते हैं। खैर हम अपना प्रयास शुरू करते हैं। OTT भारत के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उस पर प्रयास जारी रहेगा। लेकिन पेपर की जब हम बात कर रहे हैं तो अब हम लोग एक बार कुछ दुनिया के उन पेपर्स की बात कर लेते हैं जो टफेस्ट पेपर्स में माने जाते हैं। ये चाइना का गाओकाओ एग्जाम है जो सबसे टफ। देखो पेपर जब टफ होता है, कोई सा पेपर जो है वो 2 स्तर पर हार्ड होता है। एक क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ है, और एक कंपटीशन टफ है। अब जैसे यूपी पुलिस का भी रिसेंटली पेपर होने जा रहा है, तो 60,000 वैकेंसीज है उसमें। क्वेश्चन आसान होंगे क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती होनी है, लेकिन 60 लाख एस्पिरेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तो वहां पर आसान होंगे बट कंपटीशन टफ होगा। बट फिर भी कुछ एग्जाम्स को रैंकिंग दी गई है जो आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें भारत का भी एग्जाम आता है, IITJ एग्जाम, अब UPSC एग्जाम भी है, और मेंसा टेस्ट जो IQ के लिए होता है ये एग्जाम भी है। उसके अलावा US कनाडा में एंट्रेंस के लिए GRE CF एग्जाम है, और ये बाकी सब एग्जाम इसमें इंडिया में गेट पे आता है। फिलहाल नीट का एग्जाम भी आसान एग्जाम नहीं, क्योंकि तकरीबन 22 लाख एस्पिरेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट, और हो सकता है संख्या इससे ज्यादा बढ़े। ठीक है, चलिए जितने भी आपके सवाल हैं उनके जवाब हम लोग देंगे। लेकिन गाँव का वो एग्जाम दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, और मैं आज जो पेपर में चर्चा करने वाला हूं वो कुछ बेसिक मुद्दे एक बार आपको बता देता हूं। एक मुद्दा है तनाव प्रबंधन के ऊपर, एक मुद्दा है OMR प्रबंधन के ऊपर, जिसमें मैं आपको तुक्का लगाना, कौन से ऑप्शन के सही होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, OMR को भरते कैसे हैं,
क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक तरीका है पेपर सॉल्विंग के ऊपर, यानी पेपर का एग्जैक्ट प्रबंधन क्या है, पेपर प्रबंधन के ऊपर किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। एक कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयां, पेपर परफॉर्मेंस मेडिसिन, इनका मैंने इस्तेमाल किया है कई लोगों के एस्पिरेंट्स के लिए और उनके काफी सकारात्मक परिणाम आए हैं, इनकी बात करेंगे। और ओवरऑल डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात भी आज यहाँ पर, मतलब ये हिंदुस्तान के सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को और सभी पेरेंट्स को देखने वाला सेशन है, ये सारे मुद्दे। अब आप लोग चैट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देकर कंटेंट पर फोकस करें, सब लोग को इसमें जोड़ें और पूरे फोकस से चीज़ों को देखें। सवाल जितने भी आपके हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये गाओकाव एग्ज़ाम दुनिया का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, चाइना का एग्जाम है। और आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं, हम भारत में अक्सर कंपटीशन की बात करते हैं। जिन देशों के एग्जाम टफ है, भारत हो, चाइना हो, अमेरिका हो, यही देश दुनिया में आगे है। क्योंकि जहाँ कंपटीशन नहीं होता, जिस देश में कंपटीशन नहीं है, जहाँ रगड़ नहीं है, वहाँ चमक नहीं आ सकती। जहाँ घिसावट नहीं है, वहाँ सौंदर्य हो ही नहीं सकता। तो इन तीनों देशों में जहाँ रगड़ है वहीं चमक है, वहीं सौंदर्य है, वहीं जज्बा है, ताकत है। क्योंकि यहाँ के इन देशों का युवा लड़ता है, झगड़ता है, संघर्ष करता है, तब वो आगे निकलता है, तब पूरी दुनिया उसकी चमक देखती है और तभी ये सारे देश चमकते हैं। खैर, गाओकाव एग्जाम की बात की जाए तो चाइना में जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होते उसे दो सपने दिखाए जाते हैं, या तो ओलंपिक में मेडल लाना है या फिर गाओकाव एग्जाम क्रैक करना है, जो वहां की टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। 1,20,00,000 लोग, यानी कि 120 लाख लोग, 1,20,00,000, 750 नंबर का पेपर होता है ये, 750 नंबर का पेपर, और आज तक किसी के पूरे में से पूरे नहीं आए। ये इम्तिहान की वो घड़ी होती है जब चीन की शिक्षा व्यवस्था में इस बात का फैसला होता है कि यूनिवर्सिटी में किसको एंट्रेंस मिलेगा। जुलाई के आसपास एग्जाम होता है और आप देख सकते हो कि चाइना के बच्चों के लिए जंग में जाने जैसा है। टीचर्स उन्हें बताते हैं कि ये इम्तिहान उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। आप देख सकते हैं जैसा भारत का माहौल है वैसा ही चाइना का माहौल है, और तभी देश आगे निकलते हैं। खैर, जिस दिन आपका बच्चा पैदा होता है उस दिन से आप सोचने लगते हैं कि उसे गाओकाव में अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। और परीक्षा, आपको पता है, आप देखो परीक्षा के एक दिन पहले बच्चे झुंड में इकट्ठा होते हैं, युद्ध के गीत गाते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। ठीक है, विजय हासिल करने के लिए वो जा रहे हैं, उनको लड़ना है, पेरेंट्स और सब। और हालात देखो कि पूरा प्रशासन इस काम में लगा होता है। आसपास के स्कूल, अगर वहाँ एग्जाम जहाँ हो रहा है उसके आसपास कंस्ट्रक्शन रोक देंगे, परफेक्ट कैमरा सिस्टम होता है, जीपीएस सिस्टम काम कर रहे होते हैं, ड्रोन यूज होते हैं, एम्बुलेंस सिस्टम, पूरा चाइना एक एग्जाम को कंडक्ट करा रहा था। उसका नाम होता है गाओकाव। मतलब मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। खैर, ये टफेस्ट एग्जाम है। कुछ ऐसे एग्जाम हैं, अगर एग्जाम्स की बात की जाए तो अगर मैं नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के बेसिस पर एग्जाम्स की बात करता हूं तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स बता रहा हूं। ये मेरी फोटो है जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ में है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। भारत में कौन कौन से पेपर्स हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं। एसएससी का एक एग्जाम है ना, तकरीबन 35 लाख के आसपास स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हुए हैं। एसएससी का एग्जाम है, इसके बारे में आप जानते ही हैं कि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, और जो सीजीएल होता है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और एक बेसिकली आपके पास में हायर सेकेंडरी एजुकेशन पर भी होता है CHSL, दो टाइप के होते हैं। CBSE 10-12 बोर्ड, ये मैंने नीट का एग्जाम है, ये हमारे ही बच्चों की यहाँ पर फोटोग्राफ है। नीट और जेईई के लिए हम प्रिपेयर करवाते हैं। तो नीट में भी 18 लाख बच्चे 2022 में अपीयर होते हैं, उसके बाद संख्या बढ़ी है। तो मैं उन परीक्षाओं की बात कर रहा हूं जिनमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स अपीयर होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम 10-12 में भी काफ़ी स्टूडेंट 14 लाख के आसपास नंबर अपीयर होता है। मैं भारत के उन परीक्षाओं की बात कर रहा हूं जिनमें जो टफ है या नहीं है, बट बच्चे वहाँ बहुत बेटर। CUET तकरीबन 14 लाख बच्चे अपीयर उसमें हुए। जॉइंट जेईई एग्जाम आपको पता है 9 लाख बच्चे 2022 में अपीयर हुए, लेकिन अब आपको पता है कि संख्या इस जेईई में भी बढ़ी है। खैर,
सिविल सर्विसेज एग्जाम 10 लाख के आसपास, 11 लाख के आसपास 2022 में बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है। बच्चे नहीं हो तो काफ़ी बुजुर्ग। IBPS, बैंक पीओ, SBI पीओ, ये आप जानते हैं, इसमें तकरीबन आप देखते हैं 10 लाख लोगों ने इसका फॉर्म भरा है। उसके अलावा गेट एग्ज़ाम है और NDA का एग्ज़ाम भी है। NDA का एग्ज़ाम भी है, तकरीबन 7 लाख लोग 2022 में इसमें अपेयर हुए हैं। और उसके अलावा महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये महाराष्ट्र तकरीबन 6 लाख बच्चे इसमें अपेयर हुए हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है महाराष्ट्र का। और उसके अलावा CDS SSB का एग्ज़ाम है। फिर हमारे पास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है। फिर हमारे पास में कैट का एग्ज़ाम है। फिर हमारे पास CA का एग्ज़ाम है। फिर हमारे पास क्लैट का एग्ज़ाम है। फिर हमारे पास ग्रुप रेलवे, देखो ये हल्का एग्ज़ाम नहीं है, 1.15 करोड़ लोग अपेयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में, ग्रुप D रेलवे। तो ये कुछ मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि जो परीक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। एक बात आपको बता देता हूं कि जब एग्ज़ाम होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है तनाव प्रबंधन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि अपने आप को स्ट्रेस से कैसे बचाएं। ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान बहुत सारे बच्चे, इवन कोटा का नाम आपने सुना हो इस चीज़ के लिए कि सुसाइड्स वहाँ पर काफ़ी हुए, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। बच्चों को एंग्जाइटी की शिकायत होती है, बच्चों को कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे OCD हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तनाव प्रबंधन बहुत बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होता है, खैर उसके बारे में कुछ तथ्य एक बार जान लेते हैं तनाव प्रबंधन से संबंधित, और फिर हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये दुनिया का स्ट्रेस मैप है, वर्ल्ड स्ट्रेस मैप है। ये आप कह सकते हैं, मोर करेक्ट करूँ इस टर्म को तो ये सुसाइड्स का मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। ये यहाँ पर जब तनाव होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, कई लोगों को लगता है कि तनाव का संबंध जो है वो असफल होने से है। अगर कोई इंसान अनसक्सेसफुल है तो इंसान स्ट्रेस में रहता है ना, कई लोगों को लग सकता है, लेकिन आप हकीकत यहाँ देखें। ये IITs, NITs और IIMs के बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। वहाँ पढ़ रहे थे 2018 में, आप देख सकते हैं 19 में, आप देख सकते हैं 20 में, आप देख सकते हैं 22 का। अगर आप ये देखें तो 8 IIT के बच्चों ने सुसाइड किया, 7 NIT के बच्चों ने सुसाइड किया और 1 IIM के बच्चे ने सुसाइड किया। ये तो सक्सेसफुल है। ये लोगों को लग सकता है कि हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए स्ट्रेस में हैं, लेकिन सुसाइड्स, स्ट्रेस हर कंट्री में कॉमन है। और आपको बिलीव नहीं होगा इस बात का कि भारत स्ट्रेस और सुसाइड के मामले में पूरे वर्ल्ड में बहुत पीछे है। ये डेटा देखिए एक बार आप। अगर भारत में सुसाइड रेट्स की बात की जाए, स्ट्रेस की बात की जाए, तो आप मानेंगे नहीं, मात्र मतलब भारत की जो रैंकिंग है, हालांकि ओवरऑल आपके पास में नंबर ऑफ सुसाइड ज़्यादा आएंगे, बट भारत 49th रैंक पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड या स्ट्रेस वाले मामलों में। और साउथ कोरिया नंबर 1 है, फर्स्ट। जबकि साउथ कोरिया एक रिच कंट्री है, सक्सेसफुल कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। तो पहली बात ये दिमाग में सेट कर ली जाए कि सक्सेस और स्ट्रेस और सुसाइड्स का कोई संबंध नहीं है, इट्स प्योर मेंटलिटी। खैर, अपन काम के मुद्दे की बात करते हैं, बाकी और चीजें हम लोग डिस्कस करते रहें। ये अफसर किताब का एक वो पेज है। अफसर किताब मैंने UPSC और सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लिखा है, और जिसमें हम लोग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तनाव को प्रबंधित करने की बात कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रेस होता किसको है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। जो बड़े सपने देखते हैं, क्योंकि जहां सपना है, जब इंसान सपना देखना शुरू करता है तो उसका कोई अपना नहीं होता। जहां सपना है वहां तनाव होगा, ये चीज रट लेना। स्ट्रेस उसी इंसान को होता है जो कोई बड़ा सपना देखता है। जो लोग पार्लर में जाके सो रहे हैं, यहाँ खीरे लगा लिए, ककड़ी लगा लिए और बढ़िया
चिल होके सो रहे हैं, या मूवी हॉल में बैठे हैं और वहां पर आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हैं, उनको स्ट्रेस नहीं हो सकता। बड़े सपने देखने वाले लोगों को स्ट्रेस होता है, पहली बात। और किसको होता है स्ट्रेस? जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाए या न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो गहरी सांस ही नहीं ले रहे। धरती पे तुम पैदा हुए और तुम्हें सांस लेना नहीं आता, सांस ढूंढने में लगे हुए सब, सांस कि मुझे मिल जाए, मुझे वो सांस मिल जाए, ये सांस मिल जाए। हाँ, सब लोगों को सांस पता है, लेकिन श्वास का किसी को पता नहीं है। और जिसको स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं आता उसको स्ट्रेस होगा। जो लोग बड़े सपने देखते हैं उनको स्ट्रेस होगा, जो गहरी सांस नहीं लेते, जिनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, उनको स्ट्रेस होगा। जब भी आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं तो स्ट्रेस का बेसिक ट्रीटमेंट ये होता है कि भाई आपको अच्छे से खाना खाना है, सोना है, प्रॉपर वर्कआउट करना है, ये स्ट्रेस का मैनेजमेंट होता है। लेकिन होता क्या है, जब स्ट्रेस होता है तो हम मैनेज करने का गलत तरीका ढूंढते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग में चले जाएंगे, कुछ अल्कोहल में चले जाएंगे, कुछ गुटखा बीड़ी में चले जाएंगे, कुछ ड्रग्स में चले जाएंगे, कुछ पॉर्न में चले जाएंगे, कुछ गेमिंग में चले जाएंगे, कुछ चैटिंग में चले जाएंगे। ये सब स्ट्रेस को मैनेज करने के वो तरीके हैं जिनसे हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य खराब नहीं हो पर समय खराब होता है। और चाहे स्वास्थ्य खराब हो चाहे समय खराब हो, एक ही बात है ना। क्योंकि कई लोग, अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपकी डेथ पहले हो जाएगी। समय खराब होता है तब भी तो बात वही है ना, जिंदगी का मतलब समय ही है। समय खराब हो रहा है, जिंदगी खराब हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिंदगी खराब हो रही है। ये बिल्कुल बेसिक सेंस की बात है। स्ट्रेस से क्या हो सकता है? स्ट्रेस से एंजाइटी हो सकता है, घबराहट कि कुछ भी हो रहा है, बेचैनी हो रही है। स्ट्रेस से डिप्रेशन हो सकता है और इवन सुसाइडल थॉट्स, और उसके बाद में सुसाइड भी हो सकता है। तो स्ट्रेस किसको होता है ये आपको पता होगा, मैंने आपको बता दिया। मैनेज करने का गलत तरीका बता दिया मैंने, ये सब कुछ वेज हैं। सही तरीका क्या है वो देखो। अगर आप एक एस्पिरेंट है, स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हर 50 मिनट बाद में टेबल से उठ जाए, हर 50 फिक्स कर ले से 7 मिनट गहरी सांस लेनी है, ठीक है। और अगले 3-4 मिनट में 1 गिलास तो पानी आपको पीना है, कुछ हल्का फुल्का आप खा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मूंगफली तो अच्छी बात है। ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि ज़्यादा खाने से फिजिकल स्ट्रेस होता है और फिर मेंटल में कन्वर्ट होता है। तो अफसर किताब है जो मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लिखी है, उसका विवरण मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल बातें आपको बता दी है कि स्ट्रेस किसको होगा, जो सपने देखेगा या जिसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। गलत तरीका ये आप देख सकते हैं, पॉर्न है, गेमिंग है, चैटिंग है ना, मैस्टरबेशन है, और ये कुछ और तरीके, स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, बीड़ी और ये सब चीज़ें। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स इससे होते हैं और बाकी सब चीज़ें आप देख ही रहे हैं। खैर, तो कोरिया में, जो कोरिया कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हाईएस्ट सुसाइड रेट्स हैं। मतलब वर्ल्ड का डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद यहाँ पर 26 आउट ऑफ 1 लाख स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड करते हैं, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं। और भारत में भी स्ट्रेस और ये सब चीज़ें बढ़ रही है। खैर, मैं उसकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं हमेशा 2-3 बात आपसे कहता हूँ, उन बातों को वापस से एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन के ऊपर। यहाँ पर तनाव प्रबंधन अभी थोड़ा सा पहलू मैंने टच किया है, डिटेल में भी इसको डिस्कस नहीं किया है, और 1 बाय 1 उसकी फिर से एक बार चर्चा करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी से कहूँगा कि अब जो बातें बताई जा रही है उनको सिंसियरिटी के साथ में नोट डाउन करें कि आप तैयार हैं। एक बार चैट सेक्शन में मुझे बता दें, क्योंकि अब ये सेशन शुरुआत हो रही है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं देखा है सेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कुछ बेसिक प्रीफेस मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया था। अब इस सेशन की शुरुआत हो रही है। सभी लोगों को टिक के बैठना है, हिलना डुलना नहीं है, पूरा फोकस होना है, कंटेंट नोट डाउन करना है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। अगर आप ये करने को तैयार हो तब ये सेशन देखना है, बीच में उठ के भागना नहीं। पूरा फोकस, पूरी शिद्दत, पूरा समर्पण, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ आप सिखाने वाला हूँ आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी को चेंज करने वाली है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चाहे आप बोर्ड एस्पिरेंट हो, स्कूल एस्पिरेंट हो, यूपीएससी, नीट, जेई, गेट, मैट, कैट, क्लेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरी शिद्दत से टिक के बैठ जाइए, क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट होने वाला है। ठीक है,
सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं वो है OMR प्रबंधन की, ठीक है। और मैं ऐसी बात नहीं कि मैं OMR की बात करके छोड़ दूंगा, मैं आप लोगों से सब्जेक्टिव पेपर की बात भी करने वाला हूं कि सब्जेक्टिव पेपर में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। ये UPSC के लिए और बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा। हालांकि UPSC के लिए एक सेपरेट सेशन रिक्वायर्ड है, बट थोड़ा बहुत इसमें भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है OMR कैसे फिल करनी है, वो यहाँ पर आप देखें। ठीक है, जब भी आप कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो OMR आप भरते ही हैं, तो OMR फिलिंग होनी कैसे चाहिए? वो इंस्टेंट होनी चाहिए कि आपने हाथों हाथ ही भर दी। इंटरमीडिएट होनी, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके जवाब के लिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए कि 10 से 12 सवाल के बाद में भरी, या फिर एट लास्ट होनी चाहिए, एट लास्ट होनी चाहिए। इन तीन में से अगर आपके पास में ऑप्शन है कि आपको इंस्टेंट भरनी है, आपको इन बिटवीन भरनी है, या आपको लास्ट में भरनी है, तो 90% लोग या तो जल्दबाजी करते हैं या फिर बहुत आलस करते हैं। मेरा मानना है कि OMR फिलिंग आप किसी परीक्षा को दे रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चंस के बाद OMR भर देनी चाहिए। क्यों? ध्यान से सुनना एक बार। ऐसा हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब आपने गलत भर दिए हों और हाथों हाथ भर दिए हों, तो फिर गलत होने के बाद कोई ऑप्शन बचता नहीं है। लास्ट में भरने का दिक्कत यह है कि OMR अपने आप में 15 से 20 मिनट का समय लेती है। अगर आप उसको थोड़ा इन बिटवीन भर रहे हैं कि आपने 10 क्वेश्चन करे, फिर OMR भर दी, शांति से चेक किया। अच्छा, बाई डायरेक्शनल भरनी चाहिए, बाई डायरेक्शनल, कि आपने अगर क्वेश्चन नंबर 68 में बी ऑप्शन भरा है तो इस बात को ध्यान रखना है कि 68 का आंसर मैंने बी भरा है, बी आंसर है 68 का, दोनों डायरेक्शन में आपको जाना है, दिस इज मस्ट। 68 का आंसर बी है, बी आंसर है 68 का, ये दोनों डायरेक्शन आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। और हमें क्या करना है कि इंस्टेंट नहीं भरनी है कि हमने 10 से 12 क्वेश्चंस का ब्रेक, 10 से 12 क्वेश्चन हमने किए और फिर हम आराम से OMR भर रहे हैं। इससे हमें थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया है, और रेस्ट मिलने के साथ साथ में हम थोड़ा सा आराम से देख भी पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा लास्ट में जाके OMR को भर रहा है, टीचर उसके पीछे भाग रहा है, वो टीचर के पीछे भाग रहा है, टीचर ने OMR छीन ली, वहां पे छीना झपटी होगी, वहां पे बकवास होगी, मातापूड़ी होगी, तो ये ना। दूसरी बात, OMR को हमेशा 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 आपको ध्यान रखना है कि आपको सरकमफ्रेंस से अंदर की तरफ भरना है। कि कई लोगों का यही डाउट रहता है कि सर हम लोग जब OMR भरते हैं तो कई बार तो उसमें से वो बाहर जो है वो इंक चली जाती है, या फिर हम लोग पूरा भर नहीं पाते। अंदर से शुरू नहीं करना है इसे, बाहर से अंदर जब आप भरते हो ना, बाहर से अंदर, तो बहुत तेजी से भर पाते हो आप, बाहर से अंदर, है ना। आउटर टू इनसाइड भरना है, आउटर टू इनसाइड। अगर मान लो, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर मान लो आपने गलत आंसर भर दिया, है ना। अच्छा, भरना ऐसे भी नहीं है कि भरते भरते सर ने बोला था आउटर टू इनसाइड भरना है, बहुत भयंकर तरीके से भर दिया उसको, और भरते भरते उसको छेद कर दिया OMR में, और छेद करने के बाद में उसको लेके घूम रहे से सुदर्शन चक्र बन गया रहे। थोड़ा जेंटल रहना है उसके साथ, ठीक है। इन केस मान लेते हैं कि आपने क्या किया कि गलत आंसर भर दिया, गलत आंसर भर दिया। अगर आपने गलत आंसर भर दिया तो जितने भी OMR स्कैनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है,
वो इस तरीके से डिजाइंड हैं कि लेट्स से आपने गलत आंसर भर दिया और अब आपने बोला एग्जामिनर से, जो इन्विजिलेटर है उसको, कि साहब मुझे आप वाइटनर दे दो, मैं वाइटनर से इसको ठीक कर लेता हूँ। वाइटनर आपको नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे? मान लो आपने ए ऑप्शन भरा, आंसर उसका सी है, तो जो जो सी ऑप्शन है उसको ही भर दो, सी ऑप्शन को ही भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो चारों ही भर दो, ए बी सी डी, बट सी ऑप्शन को भर दो। जब आप किसी भी एक क्वेश्चन का मल्टीपल फिल कर देते हैं, मल्टीपल आंसर फिल कर देते हैं, तो OMR स्कैनिंग सॉफ्टवेयर उसको रिजेक्ट कर देता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको वाइटनर नहीं मिला, आपको पता है मेरा आंसर गलत है, एग्जामिनर मेरी बात मान नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, आप मल्टीपल ऑप्शन भर दो। मल्टीपल ऑप्शन भरने से क्या होता है कि स्कैनिंग में वो रिजेक्ट हो जाता है, स्कैनिंग जो है उसको रिजेक्ट कर देगी, तो आपको -1 नहीं मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कहीं ना कहीं ये OMR शीट को फिल करने का। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने मान लो रोल नंबर गलत भर दिया, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। परीक्षा में होता क्या है, आपके आगे कुछ बच्चे बैठे हैं, आपके पीछे कुछ बच्चे बैठे हैं, बेसिक सेंस से, बिल्कुल बेसिक सेंस से जो आपका एग्जाम ले रहे हैं उनको ये पता होता है कि भाई आगे कौन है, पीछे कौन है और बीच में कौन होगा। जब कोई बच्चा एग्जाम के टाइम पे जब फॉर्म भर रहा होता है तो कई गलतियां वो फॉर्म में कर देता है, तो फॉर्म के लिए करेक्शन विंडोज आती हैं और कई चीज़ें आती है। तो वैसे ही हमारे पास में उसको पता है जब ये फॉर्म सही नहीं भर पाया तो पेपर में OMR शीट का खाक सही भरेगा, रोल नंबर गलत हो रहा है वो उसको ठीक कर देगा। आपको चिंता नहीं करनी, उसकी हेडेक लेने का, रोल नंबर गलत हो गया रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा तुम्हारा, तुम चाहे कुछ भी गलत भर दो, एक्सेप्ट OMR शीट जो आंसर है वो तो सही भरने पड़ेंगे, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर इन केस ये आपने गलत भर दिया है तो इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, 1% चिंता का मुद्दा नहीं है, क्योंकि आगे कौन है पीछे कौन है उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि भाई ये रोल नंबर किसका रहा होगा। ठीक है, ये हमें पता है। कुछ बेसिक बातें जो मैं डिस्कस कर रहा था, मैं वो सब मुद्दे आपसे डिस्कस करने ही करने हैं। एक बार वापस से मैं इस चीज पर आता हूं। मैंने कुछ स्टडी किया और मैं आज आपके साथ में एक तुक्का एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं जिसमें आप सब लोग साक्षी होंगे। मैं कुछ एग्जाम्स को स्टडी किया और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत लगी। कई लोग कहते हैं कि सर आप बहुत मेहनत करते हो, आपका कंटेंट में बहुत ज़बरदस्त दम है, उसके बाद भी लोग बाकी लोगों के वीडियोस देख लेते हैं वो यहीं से काट के निकाल के ले जाते हैं। खैर, जो इसको करना है वो करे, मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा। UPSC प्री का मैंने पेपर देखा, उसके आंसर्स कुछ ऐसे थे। 2022 का पेपर और 23 का प्रीलिम्स के पेपर के आंसर की बात कर रहा हूं। सबसे ज़्यादा इसमें B ऑप्शन आ रहा है और यहां पर सबसे ज़्यादा C ऑप्शन। उसके अलावा मैंने नीट एग्जाम के बारे में भी स्टडी किया। ये नीट एग्जाम के कुछ पेपर्स की स्टडी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 2020 में जब 180 क्वेश्चंस का पेपर था तो C ऑप्शन जीता, 21 में C ऑप्शन जीता, यहां पे 200 क्वेश्चन का पेपर है भाई। 22 में B और C लगभग जीतते हुए दिख रहे हैं आपको, और यहां पर भी C ऑप्शन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। मैं कुछ बेसिक स्टडी आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसा देखा गया कि दुनिया का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, है ना, B और C ऑप्शन के सही होने की संभावनाएं अधिकतम पाई गई। ठीक है ना, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, B एंड C ऑप्शन,
हैड मैक्सिमम चांस। मतलब अगर कभी आप इन केस आप अगर तुक्का लगाने का प्रयास कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बी और सी ऑप्शन पे जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मान लीजिए आपके पास में आपने सी को तो हटा ही दिया कि भाई सी तो गलती है, सी तो गलती है, लेकिन ए बी डी में कंफ्यूजन है, क्या लगाऊं मार्क? बी लगाना है। मान लो आपको ए सी डी में कंफ्यूजन है, बी को आपने हटा दिया, क्या मार्क लगाऊं? सी लगाना है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब इंसान पेपर डिजाइन कर रहा होता है तो साइकोलॉजिकली वो चाहकर भी ए और डी को सही ऑप्शन नहीं कर पाता, वो बी और सी को ही मोस्ट ऑफ द केसेस में सही ऑप्शन रखता है। अगर आपके पास में बी सी और डी में आपको लगता है कि ए तो गलती है, बी सी डी में कंफ्यूजन है, तो क्या करें? तो सी को मार्क करना है। मतलब ये मैं तब बात कर रहा हूं जब आपने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं और एक दो सवालों में आप संघर्ष कर रहे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं, वो उसका कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। लेकिन वो एक बार फिलिंग की कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने आंसर गलत भर दिया तो एक से ज्यादा बबल भर दें आप, और बाई डायरेक्शनल भरें। मैंने बता ही दिया आपको, क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है। सेंटर टू पेरिफेरी नहीं, पेरिफेरी टू सेंटर, बाहर से अंदर की तरफ भरना है इसको। गलत आंसर भर दिया तो मल्टीपल ऑप्शन भर दें। एक बहुत बेसिक तरीके हैं, रोल नंबर कर देते, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब होता रहता है। मैंने कुछ बेसिक बात आपको बताई। अब यहां देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां हम लोग देखते हैं कि यहां पर आप अपने हिसाब से इनका आंसर भर दें। 10 सवाल मैंने आपको दे दिए, हर एक सवाल 4 नंबर का है। सही होने पर 4 नंबर, गलत होने पर -1 मिलेगा। ठीक है ना? सही होने पर 4, गलत होने पर -1। फिर मैं इसके आंसर की बताऊंगा, आपको तुक्का लगाना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी में ऑप्शन 0 दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, इसकी चर्चा करेंगे अपन लोग। फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको कि आपको क्या लगाना है इसमें। आप अपने हिसाब से भर लो, मैं आंसर की बता दे रहा हूं, आंसर की क्या है मेरी, है ना? ये आंसर की लगा दे रहा हूं मैं, आंसर की। और चेक करते हैं कि क्या नेगेटिव आता है कि नहीं आता है। इसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन है डी, बी, सी, ए, सी, डी, ए। एक क्वेश्चन का आंसर मैं चेंज करना चाहूंगा, वो मैं करना चाहूंगा इसका आंसर भी करो। एक बार खुद का स्कोर चेक करो, देखिए कितना आ रहा है। अपना स्कोर चेक करके बता दो मुझे। सही होने पर 4 अपने आप को मार्क्स देने, गलत होने पर -1 देना है। स्किप किया है तो अच्छी बात है, उसका तो कुछ ऑप्शन ही है नहीं। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है पढ़ाना छोड़ दिया क्या आपने, कोई जवाब दो भाई इसे। ये देखा गया है, एक बालिका ने बताया मुझे कि ऐसा देखा गया है कि अगर क्वेश्चन में किसी ऑप्शन में कोई ऑप्शन है, जैसे मान लो बी है, उसमें कोई 0 लिखा हुआ है या सी में 0 लिखा हुआ है, तो जिस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू में 0 लिखा हुआ था वही आंसर होता है। ये भी देखा गया है। और डी ऑप्शन रेयरली सही होता है, डी ऑप्शन मोस्ट रेयर है, मोस्ट रेयर। और ये कब सही होता है? ये जब ऑल ऑफ दीज आपके पास में आंसर में हो तभी सही होता है, वरना तो बहुत रेयर है कि ये ठीक होगा, है ना? ऑल ऑफ दीज डी लिखा हुआ हो तब डी ठीक होता है, वरना डी बहुत कम केसेस में होता है। मार्क्स आप बता रहे हैं क्या मुझे तुक्का एक्सपेरिमेंट के?
मैंने बहुत मेहनत की है भाई इस कंटेंट के लिए, कई कभी कभार मुझे लगता है। तुक्का एक्सपेरिमेंट में 12 मार्क्स आए हैं, मतलब पॉजिटिव मार्क्स आए हैं ना। देखो, जब आंख बंद करके तुक्का मारना हो तो बी एंड सी पे मारना। आंख बिल्कुल आंख ही बंद कर ली, बोले सर 10 सवाल रहे हैं, अब तुक्का मारना है, अब क्या करें सर? तो आंख बंद करके तुक्का तो बी और सी पे मारना है, और कोई ऑप्शन अपने पास में नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो ये हम लोगों ने बेसिक बात करी है यहाँ पर ओएमआर प्रबंधन की। तनाव प्रबंधन के लिए मैं हमेशा इसके ऊपर सेशन डिस्कशन लेता रहता हूँ। और ये कुमार अंकित कह रहे थे सर हमें टीचिंग का कंटेंट चाहिए, ये सब तो हम देख लेंगे। बेटा जितना कंटेंट तुमने पढ़ा नहीं होगा उससे ज़्यादा मैं पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। 40 घंटे तुम शायद यूट्यूब पे स्पेंड भी नहीं किए होंगे, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर मेरे अवेलेबल है। समय मिले तो देखिए, हालांकि ये पेड कमेंट्स है उसका मुझे पता है। खैर भाई, जिन एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जैसे यूपीएससी एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, वहां तुक्का मेथड आप अवॉइड करें तो ज़्यादा ठीक है, मेरी पर्सनल सलाह है। बाकी आप देख लें। तनाव प्रबंधन के लिए मैं आपको कह चुका हूं, एक ही चीज़ है जो आपका ध्यान रखना है, एसिडी, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट और DWAR। एग्जाम के दिन कैसे करना है उसकी मैं बात अभी आपसे डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, और लॉन्ग टर्मल मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया है। कुछ बच्चों की मेरे पास में क्वेरी आई कि सर हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं लेकिन घुटनों में दर्द होने लगा है, नी जॉइंट में पेन होता है। एक बात बेसिक ध्यान रखना, जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो आपको पूरी सीढ़ी पर अपना पैर रखना है। ये आगे वाला पोर्शन पैर का रखोगे ना तो नी पे जोर आएगा, नी पे जोर आएगा। पूरा पैर रखो, पूरा। अब पूरा पैर रखोगे ना ऐसे तो नी पे जोर नहीं आएगा। ये लोग, और चप्पल या जूते पहन के आप सीढ़ियाँ चढ़ें, दुनिया की बेस्ट एक्सरसाइज है, आपको पता है, उसमें कोई संदेह। और ये जितने लोग चैट कर रहे हैं थोड़ा रुक जाओ, पीछे समझो शांति से एक बार, क्या ठीक रहेगा। तो ये हमने OMR शीट की बात की कि किस तरीके से आपको OMR के साथ में अपना गेम प्ले करना है, वरना OMR अपने हिसाब से खेलने लग जाएगी, वो आपको पता ही है। एक मुद्दा आता है पेपर मैनेजमेंट का, कि किस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करें। देखिए, प्री डिसाइडेड माइंडसेट के जाना सही नहीं है कि जेईई का पेपर तो टफ ही आता है, यूपीएससी टफ ही आता है, नीट ईजी आता है। ये ठीक है, एक हद तक ठीक है, बट प्ले अकॉर्डिंग टू बॉल, प्ले अकॉर्डिंग टू मेरिट। ये क्रिकेट में बहुत बेसिक कहावत है कि ये पहले सोच के ना रखे कि इस बॉल पे पुल शॉट मारना है, कई बार वो बॉल यॉर्कर आ जाती है, जब यॉर्कर आती है तो इंसान बोल्ड हो जाता है। तो हमें शांति के साथ में, नहीं तुक्के से काम चल ही नहीं सकता, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तुक्का एक एक्सट्रीम कंडीशन है ना, ये तो दिमाग में सेट कर लेना भाई। अगर तुक्का सीखने यहाँ तक आए हो तो यहाँ से चले जाओ, ये सिर्फ मेहनत सिखाने वाला प्लेटफॉर्म है, आपको पता है। अकॉर्डिंग टू बॉल आपको खेलना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें समझ लेना है कि पेपर में मोमेंटम सब कुछ है, मोमेंटम इज एवरीथिंग। ठीक है, पेपर में मोमेंटम सब कुछ होता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि टफ चीजों में जाकर फंस जाते हैं कि यार मैं पहले मैथ्स के क्वेश्चन करने लग गया, मैं फिजिक्स के करने लग गया है, जो चीज़ मुझे नहीं आती थी उसके सवाल करने लग गया। आपको मोमेंटम सेट करना है।
मैं मोमेंटम सेट करने के लिए जंपिंग टेक्निक का यूज करने के लिए बोलता हूं, जंपिंग टेक्निक, जिसमें आप लगातार उन सवालों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिनको आपने देखा हुआ है, जिनसे आप रूबरू हैं, जो आपको पता है कि इसका जवाब क्या होगा। और जब 10, 12, 15 ये कर लेते हैं तो आपका मोमेंटम सेट हो जाता है। आपने क्रिकेट में किसी बैट्समैन को बैटिंग करते हुए देखा होगा, अगर वो पहली 2 गेंदों पर, 3 गेंदों पर, 4 गेंदों पर चौका मार देता है तो उसका मोमेंटम सेट है। लेकिन अगर उसको पहली बॉल बाउंसर पड़ती है, दूसरी यॉर्कर आती है, तीसरी उसके यहाँ लगती है, तो फिर उसका मोमेंटम सेट नहीं हो पाता। वो चाहकर भी खुद का टैलेंट वहां दिखा नहीं पाता और वो आउट हो जाता है। तो बहुत बार आपकी पेपर में क्या बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने खुद का मोमेंटम कैसा सेट किया। इजी क्वेश्चंस की तरफ जाओ। कौन से इजी क्वेश्चंस होते हैं? सबसे आसान क्वेश्चन कौन से होते हैं? मैच द कॉलम्स। अभी मैं आपको एक मैच द कॉलम का एग्जांपल देके बताऊंगा। और कौन से होते हैं? डायग्राम्स वाले सवाल बहुत आसान होते हैं। और कौन से होते हैं? पैराग्राफ वाले सवाल बहुत आसान होते हैं। डायग्राम और पैराग्राफ, तो पैराग्राफ वाले जेई में आते हैं जिसमें पूरी डिटेल पहले से दी होती है। ग्राफ या पैराग्राफ बोल सकते हैं। पूरी डिटेल पहले से दी होती है, सब कुछ लिखा होता है और फिर आपको उसमें से आंसर छांटना होता है। तो जैसे ये एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप लोगों के सामने देखो एक बार। इसमें आपको सवाल को देखना भी नहीं है। जैसे ये हमारी बुक है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, और इसका मैंने एक सवाल लिया। ये इंडिया की बेस्ट बुक मानी जाती है नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बायोलॉजी के लिए। एक सवाल है, मुझे नहीं पता ये बायोलॉजी का है, आई डोंट नो, ठीक है। मैं सिर्फ ऑप्शन देखता हूँ, ए में फिफ्थ, ए में फिफ्थ हटा दो, बी में थर्ड, बी में सेकंड, सी में सेकंड, सी में थर्ड, डी में फोर्थ, डी में फोर्थ, ई में फर्स्ट, ई में फर्स्ट। कहाँ से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ मैं? ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, यहाँ पर ये सेम है, बाकी दो हटा दिए मैंने। तो यहाँ पर ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये यहाँ पर थर्ड है इसमें। तो आप इसमें कहाँ तुक्का मारना चाहोगे? इसमें आपको ऑप्शन देखने नहीं है, मतलब यहां फोकस नहीं करना है। आपने सिर्फ ये देखे कि भाई किसको पर एलिमिनेट कर सकते हैं, किसको हटा सकते हैं। आप यहां से बढ़े, आपने देखा ए में फिफ्थ, ए में फिफ्थ, मतलब कॉमन लग रहा है। यहां पे देखा आपने, यहां पे आपने देखा सी में सेकंड, सी में सेकंड, सी में सेकंड, सब जगह सेकंड है, यहां थर्ड आया हुआ है। अच्छा, डी में फोर्थ, डी में फोर्थ, डी में, मतलब डी में तो फोर्थ थी, ई में फर्स्ट, ई में फर्स्ट, ई में फर्स्ट, यहाँ फिफ्थ है। बी में थर्ड, बी में थर्ड, यहां पर भी है। तो आप देख पा रहे हैं, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे बताओ मुझे। आपको सिर्फ इस सीक्वेंस में देखना है, इनको देखना है, ये ऑप्शन। कॉमन सेंस से कोई भी चूज कर लेगा कि भाई जब सी में सब में सेकंड है, एक में थर्ड है, हटा। डी में सब में फोर्थ है, ठीक है। ई में फर्स्ट है, इसको भी हटा दे, यहाँ फिफ्थ दिया हुआ है, ठीक है, हटा दिया। अब देखो यहां देखो एक बार, बी में थर्ड था, बी में यहां भी थर्ड है, यहां भी थर्ड है, ठीक है ना, यहां फिफ्थ दिया हुआ है, हटा। डी में सब में फोर्थ है, ए में थर्ड। तो मैं जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आता है ना, वो मेरे पास ए आता है, सबसे इजी होता है, ठीक है ना, ये बहुत इजी होता है। और फिर आप जो है वो ग्राफ वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग एक बार आपको कि जब तक आप मोमेंटम सेट नहीं करेंगे ना, आप हमेशा पेपर में बेकार करते आएंगे। और आप ये सोच के जाते हैं कि नहीं यार पेपर बहुत टफ आएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। रिलैक्स होकर उन 15, 20, 25 सवालों को करें जिनमें आपको महारत है, जो आपको पहले से आते हैं, और कुछ सेकंड थॉट आपको रखना नहीं है, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप पेपर में आपको फीलिंग आ रही है कि आप आर्यभट्ट बन चुके हैं, आपकी मैथ्स बहुत खतरनाक हो चुकी है और आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं, बिग कैलकुलेशंस, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बिग कैलकुलेशंस नहीं होती है। क्वेश्चन कभी भी लेंदी नहीं होते हैं, वो ट्रिकी होते हैं। कैलकुलेशन कभी 3, 4, 5 स्टेप से ज्यादा चली गई है ना। फिजिक्स में 3 स्टेप से ज्यादा चली गई है तो आप गलत कर रहे हो, मैथ्स में 5 स्टेप क्रॉस कर गई तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। हमारे स्टेप्स लिमिटेड होना मस्ट है। अगर स्टेप्स कुछ ऐसे आप ले रहे हैं कि भाई चलती जा रही है कैलकुलेशन, चलती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही है, आप गलत ही कर रहे हैं, मेरी गारंटी है,
गलत ही कर रहे हैं आप, 1% संदेह नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो बिग कैलकुलेशंस को अवॉइड करें, क्वेश्चंस हमेशा ट्रिकी होते हैं, लेंदी नहीं होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, रफ वर्क साफ सुथरा होना चाहिए, रफ वर्क साफ सुथरा। कई लोग क्या करते हैं कि रफ वर्क इतना गंदा करते हैं, इन केस अगर उनकी कैलकुलेशन गलत हो गई है तो वापस जाकर कभी चेक भी नहीं कर पाते। कई लोगों को लगता है कि रफ वर्क गंदा करने से या उसमें घास काटने से समय बचता है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। रफ वर्क जब भी करें, क्वेश्चन नंबर 35 का रफ वर्क कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर लिखें उसके सामने और नीट एंड क्लीन करें, उससे वो फास्ट होगा और रीचेकिंग में आपको सहूलियत होगी। एक और चीज ध्यान रखें, जब पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर मल्टीपल राउंड्स में होना चाहिए। सिंगल राउंड में किया हुआ पेपर कभी आपको हेल्प नहीं करने वाला, है ना। पेपर मस्ट बी इन द मल्टीपल राउंड्स, मल्टीपल राउंड्स, क्योंकि मल्टीपल राउंड से आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो आपके ब्रेन का रियल पार्ट है। दिमाग के ऊपर मैंने एक पूरा सेशन बनाया है, आप वो जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ठीक है। तो ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मल्टीपल राउंड्स में होना चाहिए, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पेपर परफॉर्मेंस मेडिसिन की बात कर लेते हैं, इस मुद्दे को वापस से एक बार डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए कुछ मेडिसिन हैं जिनकी बात मैं आज कर लेना चाहूंगा। एक टैबलेट देखिए, इस मेडिसिन को मैंने कुछ स्टूडेंट्स पर यूज किया जो एग्जाम एंजाइटी से ग्रसित थे। पिछले साल मेरी एक स्टूडेंट थी, नाम लेना उचित नहीं होगा उसकी पर्सनल रेस्पेक्ट रेपुटेशन के लिए। वो जैसे ही परीक्षा में जाती थी घबराती थी, हार्ट रेट बढ़ जाती थी, मुंह सूख जाता था, परफॉर्मेंस कभी नहीं आती थी। मैंने इस ड्रग का इस्तेमाल किया, 10 mg ही उसे दी। इसको परफॉर्मर्स मेडिसिन भी कहते हैं, परफॉर्मर्स ड्रग। जब इसको लेते हो तो आप शांत हो जाते हो। शांत, आपका दिमाग शांत नहीं होता, आपका हार्ट, आपके जो पसीना वसीना जो आ रहा है, बाकी सब सिम्टम है, वो सब कूल डाउन, काम डाउन हो जाता है। आपका दिमाग एक्टिव ही रहता है, आपका दिमाग काम कर रहा होता है, मतलब आपकी मेंटल परफॉर्मेंस या आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इनका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर से ले लें, क्योंकि वो अब आप कहोगे कि सर आप भी तो डॉक्टर हो, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस आपकी वहाँ है, उनके सामने आपकी फिजिकल हालात देख के डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। कई लोग इसको स्टेज फियर को अवॉइड करने के काम में लेते हैं। स्टेज फियर, कई जो स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं, एक्टर हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है प्रोपेनलॉल और एक बीटा ब्लॉकर प्रकार की औषधि है, बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनलॉल, ठीक है ना। बीटा ब्लॉकर प्रकार की एक औषधि है। उसके अलावा कई लोगों को एग्जाम से पहले नींद नहीं आती। कितने लोग ऐसे हैं जहाँ एग्जाम दिया और एग्जाम से पहले नींद गायब हो जाती है, उस दौरान आप अब नींद की गोली नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत डेंजरस होती है, अगले दिन भी आपको नींद आती रहेगी, पेपर आपका खराब हो जाएगा। लाम रेस्ट के नाम से एक टेबलेट आती है, लाम रेस्ट। मैंने एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया था कि यार स्टूडेंट्स को नींद नहीं आ रही है, उनको दिक्कत है, उसका क्या करें, तो इस सजेस्ट में लाम रेस्ट, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है कि बेटर है उनको 500 ग्राम चिकन के साथ में हाई कार्डियो रिकमेंड करना चाहिए था, थोड़ा रेस्ट करो आप। लाम रेस्ट हमारे पास में है, ये सिंथेटिक मेलेटोनिन होता है, ठीक है ना। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, मेलेटोनिन आपको पता है स्लीप इंड्यूसिंग सब्सटेंस है हमारी बॉडी में। जब हमारी बॉडी नींद की तरफ जा रही होती है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना, और इसका अमाउंट जब बढ़ता है तो इंसान नींद की तरफ जाता है। लाम रेस्ट एक सिंथेटिक मेलेटोनिन है। इन केस अगर आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो ये हेल्प करता है। इसके अलावा इंडाइजेशन को भी खत्म करता है, स्लीप डिस्टर्बेंस को भी खत्म करता है, इरिटेबिलिटी को भी खत्म करता है और बहुत सारी चीजें ये ठीक करता है। एक और मेडिसिन है मोडा अलर्ट। जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती है और पूरे टाइम वो एग्ज़ाम के टाइम भी सो रहे हैं कि परीक्षा के 10 दिन बचे हैं और वो सो रहे हैं, है ना। ये ड्रग्स मैंने, मतलब ये मेडिसिन, नॉट ड्रग, दिस इज मेडिसिन, मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन देखी है।
स्पेसिफिकली जो मेडिकल सेगमेंट में है। मोडाफिनिल इसका कंटेंट होता है, मोडाफिनिल टैबलेट है ये। और ये जो ड्रग है वो मोडालर्ट के नाम से आती है। एक्सेसिव डे टाइम स्लिपनेस, कि आदमी दिन में ही सो रहा है, तो आदमी को अलर्ट करती है। जैसे कई बार लोग की मान लो कई लोग 15 घंटे 20 घंटे 25 घंटे कोई सर्जरी चलती है, मतलब कार्डियक सर्जरी चल रही है, न्यूरो सर्जरी चल रही है, बहुत लंबा ड्यूरेशन का वो होता है, तो उसमें ये कुछ लोग यूज़ करते हैं। बट मेरी सलाह यही है कि नींद को अवॉइड ना करें। एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, बट अगर आप गलती से भी लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ और दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ेगी इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। अपने दिमाग में सेट कर लें। तो फिर हम अलर्टनेस के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करें? तो ये 3 चीज़ें, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने में आपका फोकस नहीं है, आपको आलस बना रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फोकस पूरा नहीं है, कंसंट्रेशन पूरा नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एक बहुत मेजर रीजन होता है। कई लोग परीक्षा में ग्लूकोज लेके जाते हैं ना, ग्लूकोज की बजाय मैं कहूँगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एक बहुत, क्योंकि सोडियम पोटेशियम चैनल से आपका नर्व इंपल्स कंडक्शन हो रहा है। सोडियम पोटेशियम प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी प्रॉपर हो ही नहीं सकती है। 3 चीज़ें हैं, एक का नाम है इलेक्टोरल, जो एक तरीके से ORS ही है ना। ये हमारे पास में ग्लूकोज, चीनी आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। ग्लूकोज तो क्या है, लिखूँ चीनी गणी आपने, राजस्थानी में क्या चीनी। और यहाँ पर हमारे पास में कॉफ़ी पाउडर, तो आप इन तीनों को थोड़ा सा आधी चम्मच ये हो गई, 2 चम्मच ये हो गया, और ये तो 4 चम्मच आप ले सकते हैं, 4 चम्मच हो गया। और ये पूरा पाउच, इन सबको 1 लीटर बोतल में डाल लो, 1 लीटर पानी में, ये पूरा 4 चम्मच ये और 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। इससे तगड़ा स्टूडेंट माइंड बूस्टर इस संसार में नहीं है, ठीक है ना। मोड अलर्ट नहीं लेना भाई किसी को, है ना, बहुत भारी चीज़ है। और लेकिन अगर आप कभी आपको लग रहा है कि यार आज तो आलस आ रहा है, मन ही नहीं है, ये 3 चीज़ डाल लो। ORS, सोडियम पोटेशियम चैनल का परफेक्टली चलना बहुत ज़रूरी है। जब तक सोडियम पोटेशियम चैनल आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है ना, किसी भी केस में आप एक्सट्रीम एफिशिएंसी, एक्सट्रीम फोकस के साथ में परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, ठीक है ना। ये इस चीज़ को हमेशा के लिए सेट कर लेना अपने दिमाग में आप लोग। तो मैंने बताया इसमें इलेक्टोरल, ORS और ये कॉफ़ी, इन तीनों का आप इस्तेमाल करके कई बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। खैर, वापस वहीं आते हैं एक बार। मेडिसिन में मैंने कुछ चीज़ों का नाम बताया था। एक का नाम है प्रोपेनोलॉल। बीपी के पेशेंट्स को दी जाती है आजकल ये। पहले मानते थे कि हार्ट अटैक के पेशेंट को अगर ये दवाई दे देंगे क्योंकि हार्ट रेट को कम करते वो मर जाएगा इंस्टेंटली, बट आजकल अगर किसी को हार्ट अटैक आया हुआ रहता है तो सबसे पहली दवा उसको ये देते हैं, है ना। तो ये एग्ज़ाम एंग्जाइटी के लिए है। लाम रेस्ट है, अगर आपको एग्ज़ाम से पहले नींद नहीं आ रही है, लाम रेस्ट मेलेटोनिन इसमें होता है। कई स्टूडेंट्स को मैंने प्रिस्क्राइब करी है जो हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं। उसके अलावा मोडाफिनिल मोडालर्ट के नाम से आती है। और अगर आपको लगता है कि कुछ सब कुछ करने के बाद में भी अलर्टनेस लाइफ में नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन में साथ में दे रहा हूँ, हो सकता है यूट्यूब इस वीडियो को डाउन कर दें क्योंकि मेडिकल एडवाइस के लिए होता नहीं है। मैं सिर्फ फिर कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स से कंसल्ट इज मस्ट। खैर, उसके अलावा जो नेचुरल प्री वर्कआउट है आपका, उसके लिए मैंने आपको बता दिया, इलेक्टोरल हो गया प्लस ग्लूकोज प्लस कॉफ़ी। मैं ये सबसे बेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि बॉडी में करंट नहीं है, दिमाग में करंट नहीं है, बॉडी करंट मिसिंग है या फिर माइंड करंट मिसिंग है, तो ये दुनिया का बेस्ट सब्सटेंस है मेंटली या फिजिकली अपने आप को किसी भी युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। वजह सिगरेट से कुछ बहुत फ़ायदे हैं। आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, स्वस्थ रहते हैं हमेशा के लिए।
तो सिगरेट का सेवन तो करना ही चाहिए, खूब करें आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। घटिया और बेहुदा सवालों को अपने पास रखें। खैर आगे चलते हैं एक बार। ओवरऑल डाइट और न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते थे ओवर थिंकिंग के बारे में बताओ, तो आज मैं सारे जवाब आप लोगों को देने वाला हूँ। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर बहुत सारे लोग जवाब चाहते हैं, और ओवरऑल डाइट न्यूट्रिशन की बात भी करने वाले हैं। डाइट की बात करते हैं तो स्टूडेंट की डाइट में एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये ठीक होनी चाहिए, और एक प्रोटीन का अमाउंट ठीक होना चाहिए, और एक पानी, ये 3 चीजें, और फाइबर मतलब सब्जी वब्जी होनी चाहिए। ये 4-5 चीजें हैं जो हमेशा हमेशा आपको हाई अमाउंट में रखनी है। ओमेगा ये अलसी के बीज में होता है, मछली के तेल में होता है। प्रोटीन के लिए आप मूंग चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध तो अवॉइड करने को कहूँगा, मैं हमेशा अवॉइड करने को बोलता हूँ, क्योंकि उससे इंसान की सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ जाती है दूध की, है ना। तभी आपने सुना होगा कि खैर दही का आप इस्तेमाल करें, इट कंटेन्स बेटर प्रोटीन, इजी टू डाइजेस्ट, कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी दही में होते हैं। पानी मस्ट है। भारत में आज 90% लोग डिहाइड्रेटेड हैं, किसी का सर दुख रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है। फाइबर साथ में होनी चाहिए, सब्जियां होना उसमें मस्ट है। ओवर थिंकिंग एक मुद्दा है। देखिए अगर आप इंसान को देखते हैं, मतलब ह्यूमंस को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि इंसान के 2 पैर हैं। इंसान इस तरीके से डिजाइंड है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैदल चले। अगर कोई इंसान पैदल नहीं चल रहा है, उसकी वॉकिंग नहीं है, तो उसकी मेमोरी, उसका कंसंट्रेशन, उसकी कॉग्निटिव फंक्शन, उसकी याददाश्त, उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन कम होगा, पुअर होगा। ओवर थिंकिंग तभी होती है जब इंसान बैठा रहता है। जब इंसान बैठा रहेगा तो उसका माथा चलेगा, जब इंसान चलना शुरू करता है तो माथा रुक जाता है, माथा शांत हो जाता है, माथा वही सोचता है जो सोचना है, डाइवर्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो अपने पैरों का अधिकतम इस्तेमाल करें ताकि आपका माथा रुक जाए। दुनिया में सबसे बढ़िया मेडिसिन है पैदल चलना, सबसे बढ़िया मेडिसिन है। ओवर थिंकिंग वरना होती रहेगी। आपके सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो का फीडबैक ही मेरी ऊर्जा होती है, आप वो जरूर से दें। मुझे उम्मीद है कि शायद भारत में कुछ लोग हमें सपोर्ट करेंगे। मुझे पता है कि भारत में आज लोग, युवा जो हैं, वो जेन्यून कंटेंट को, जेन्यून लोगों को सपोर्ट करना बंद कर चुके हैं, बट फिर भी 10-12 लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।